नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। 18 न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। इस समय हमारे साथ में हैं डॉक्टर जयंत गांधी जी, जो मुंबई के एक जाने माने ईएनटी सर्जन हैं। और 18 न्यूज़ की हमेशा ये कोशिश रहती है कि आपको समाज के किसी एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराई जाए, उनका परिचय कराया जाए, जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ अलग हट करके समाज के लिए कुछ योगदान दिया हो, समाज के लिए कुछ ऐसा काम किया हो। ऐसे लोगों की हमारी कोशिश रहती है कि आपसे मुलाकात उनकी कराई जाए। ऐसे ही लोगों में एक मुंबई के जाने माने समाज सेवक और विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए, शायद मुंबई की कोई ऐसी प्रतिष्ठित संस्था नहीं होगी जहां पर डॉक्टर साहब नहीं जुड़े हैं और उनका सेवा कार्य वहां पर नहीं जारी हो। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आज डॉक्टर साहब से यहाँ पर मिलने के लिए आया हूँ। और आप सबके कुछ प्रश्न हैं, जैसे एक आम प्रश्न होते हैं कि लोगों को क्या क्या समस्याएं होती हैं और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं सब बातों को लेकर के हम डॉक्टर साहब से आज ही मुलाकात करते हैं। सर, 18 न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। हेलो, आपका धन्यवाद। सर, एक आम क्वेश्चन जो ये होता है, समाज के एक निचले तबके के आदमी का एक प्रश्न ऐसा होता है कि आँख हो, गला हो या कान हो या कोई भी ऐसा अंग जो उसके नाजुक अंगों में इन सब अंगों की गिनती होती है, तो इनके लिए उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम रहता है कान के अंदर वैक्स जैसे बोलते हैं। सब लोग इधर रास्ते में साफ़ करवा लेते हैं या बर्ड यूज़ करके साफ़ करते हैं। कॉटन बर्ड यूज़ करना नहीं चाहिए, क्योंकि रास्ते में साफ़ करने वाले से पर्दा टूटने का डर रहता है। उसके वजह से कान में ब्लॉकेज आता है, तो लोग उंगली डाल के उसको दबा देते हैं। तो जो वैक्स फॉर्म होता है वो नेचुरल फिनोमिना है। 70 से 80% लोगों को तो कान साफ़ करने की ज़रूरत नहीं रहती है। बाकी के 10-20% को अगर एक्स्ट्रा वैक्स फॉर्म हो रहा है तो उनको डॉक्टर के पास में निकालना है। मतलब कि हम उसको मशीन से सक्शन करके निकाल देते हैं तो डेंजर नहीं रहता है। कभी कभी लोग सिरिंजिंग करवाते हैं, तो सिरिंजिंग का भी एक खतरा ये रहता है कि उससे कभी कभी कान में परफोरेशन हो जाता है। दूसरा कान में प्रॉब्लम रहता है कि कान में से मवाद आती है और कान में पर्दे में छेद हो जाती है, जिससे सुनाई कमती देता है। जैसे कि अपने टायर में पंक्चर हो जाए, वैसे ये छेद होता है तो टायर में पंक्चर जैसा है। थोड़ी दवाई कर लेते हैं तो उससे पस बंद हो जाता है, बट पर्दा का छेद वहीं का वहीं रहता है। लोग डरते हैं उसकी वजह से, क्योंकि जैसे कपड़े को रफ़ू करते हैं वैसे अपना ही बॉडी का टिश्यू लेके और लोकल एनेस्थीसिया में अगर ये इनकी सर्जरी कर देते तो उनका परमानेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, सुनाई भी अच्छा देता है और कोई तकलीफ़ नहीं रहती है। तो ये भी लोगों को करना चाहिए। तीसरी एक महत्व की बात है कि जैसे ही उम्र बढ़ती है या यंगस्टरों में सुनने की कमी होना, लोगों को लगता है सुनने की कमती पर्टिकुलरली चिल्ड्रन में जो रहती है तो पता चल जाता है, तो लोग डॉक्टर के पास जाके उसका तपास करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सुनने की तकलीफ़ होवे और ये बच्चे को एक टेस्ट है जिसे हम OAE टेस्ट बोलते हैं, ये जैसे ही बच्चा पैदा होता है तब अगर ये टेस्ट करना ज़रूरी है। गवर्नमेंट ने भी ये कंपलसरी बोला है, पर काफ़ी जगह पे ये नहीं करते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि अगर बच्चे को कोई भी सुनने में कमती है और अगर पहले 2 साल में अगर उसको डिटेक्ट कर दिया कि कमती है, नसें सूखी है या जो भी कारण हुए, तो उसको एक कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी कर सकते हैं या उसको मशीन पहना जाता है। आपको लगेगा उसका एडवांटेज क्या? अगर 2 साल में अगर ये बच्चे को ये ट्रीटमेंट कर दी, उनका सुनने का नॉर्मल कर दिया, तो चांसेस है कि 100% ये बच्चा जैसे मैं और आप बोल रहे हैं वैसा बोलेगा, वैसा ही सुनेगा, तो उसकी कैरियर बन जाएगी। क्योंकि नेतर ऐसे बच्चे को लोग हैंडीकैप बोल रहे हैं और उनको डेफ एंड म्यूट बोल रहे हैं। वो भी एक गलत फहमी है, क्योंकि बच्चा सुनाई कमती देता है, बहरा ज़रूर है, पर वो उसकी बुद्धि में कोई कमज़ोरी नहीं है और वो बोलता नहीं है क्योंकि उसको ट्रीटमेंट अर्ली एज में नहीं दी गई है। आज के ज़माने में इतने डिजिटल मशीन आ रहे हैं, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा एक फाउंडेशन है जिसे हम जोश फाउंडेशन कहते हैं। वो लास्ट 15 साल से हमने आज करीबन 1600 बच्चे को डिजिटल हियरिंग एड दिया है। एक हियरिंग एड एक बच्चे का कॉस्टिंग अबाउट 30,000 रुपया होती है, पर वो हम कॉरपोरेट सेक्टर के साथ में देके फ्री में बच्चे लोग को दे रहे हैं। इससे वजह से बच्चा सुनने लगता है, उसका पढ़ाई में अच्छा रहता है और
उसके बाद में उनकी स्पीच ज़बान भी खुलती है, बोल सकता है, सुन सकेगा, बोल सकेगा, तो ये बच्चे की कैरियर जैसी नॉर्मल आदमी की कैरियर रहती है वैसे कैरियर बनती है। तो ये लोग निग्लेक्ट करते हैं। काफ़ी स्कूलों में जाके हमने ये लगा दिया है और हमने गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट की है और अभी भी ये टीवी पे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये डेफ एंड म्यूट या गूंगे बहरे बोलना बंद कर दो। उनको सुननाई कमती है, बराबर है, पर वो मूंगे नहीं हैं, न तो डम्ब है। उनको अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए तो वो नॉर्मल जैसे बोल सकते हैं, नॉर्मल जैसे सुन सकते हैं और नॉर्मल जैसे पढ़ाई करके ज़िंदगी में कोई भी प्रोग्राम में या कोई भी सर्विस में जा सकते हैं। जैसे कि हमारे बच्चे जिन्होंने हमको ये ट्रीटमेंट दिया, वो आईटी इंडस्ट्री में है, फॉरेन में जाके एजुकेशन लिया है, कॉस्मेटिक डिज़ाइनर में है, फैशन डिज़ाइनर में है, मतलब कि कोई भी जॉब उनके लिए मुश्किल नहीं रहता है। मतलब ये कि जब अच्छा आदमी सुन सकता है तो अच्छा बोल भी सकता है, अच्छा एक्सप्लेन भी उसे कर सकता है। यस, और वही एक करना है जिसके लिए एक हमने हमारा जोश फाउंडेशन तो करके एक जुलूस निकाला है कि जिससे ये बच्चे को मदद कर सके और ये बच्चा इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ स्पेशल स्कूल, नॉर्मल स्कूल में भी दाखिल किया जा सके और हर एक बच्चे के साथ में मिलकर अपनी ज़िंदगी आराम से जी सके। जैसे कि नहीं तरह आइसोलेटेड होके वो अलग तरीके की ज़िंदगी जीता है या साइन लैंग्वेज पे जीता है, उसकी ज़रूरत नहीं रहती है। उसके अंदर की जो हीन भावना है वो खत्म हो जानी चाहिए। एकदम खत्म हो जाती है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाता है और उनको लगता है कि वो पार्ट ऑफ द सोसाइटी है, तो वो हिसाब से वो जो भी करना चाहे, जो भी बनना चाहे वो बन सकता है। एक आवाज़ में जब बचपन से या कुछ 10-15 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में आवाज़ में जैसे कुछ प्रॉब्लम होती है बच्चों को, जैसे हकलाना हुआ या रुक-रुक कर बोलना हुआ, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है? उसके लिए क्या कहेंगे? हकला ना होना उसके काफ़ी कारण हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कारण उनका अगर कोई डिज़ीज़ है जैसे कि टंग टाई रहती है, ज़बान ज़्यादा खुलती नहीं है या उनको सुनने में कोई तकलीफ़ है, तो पहले तो उनको ईएनटी सर्जन से असेस करना चाहिए कि उसमें कोई डिज़ीज़ नहीं है। डिजीज़ नहीं है तो तीसरा फैक्टर है साइकोलॉजिकल फैक्टर। घर में पेरेंट्स झगड़ा करते रहते हैं, एक दूसरे पर गुस्सा करते हैं या बच्चे को गुस्सा करते हैं, तो हकलाना चालू हो जाता है। तो उनको अगर हम स्पीच थेरेपी देके, हमारे सेंटर में भी अच्छी तरह से स्पीच थेरेपी देते हैं, तो वो बच्चे के हकलाना नियरली कम हो जाती है। जैसे कि फ़िल्म में आपने देखा होगा कि ऋतिक रोशन हकलाता था, पर उसके बाद में उसको जो ट्रीटमेंट दिया गया, उसके बाद में वो हकलाना बंद हो गया और अभी वो नॉर्मल बातचीत कर सकता है। वैसे ही सब बच्चे को हो सकता है। सर, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये हकलाना जो है उसकी एक तरह से आंतरिक झल्लाहट के रूप में बाहर आता है क्या? हाँ, क्योंकि साइकोलॉजिकली जो मतलब कि एक साइकिल है, अपना ब्रेन एक कंप्यूटर है, उसके जो ब्रेन में अगर कुछ साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस आती है, बच्चा सोचने में कुछ गलत आता है, तो उनकी ज़बान में जो विचार आते हैं, वो शायद पहले आ जाते हैं या बाद में आते हैं, मतलब कि आवाज़ निकलने में डर लगता है, इसके लिए वो हकलाने लगता है। हकलाने के बाद अब तीसरा पहलू जो आपके फ़ील्ड से है कि ये बच्चों में आजकल आम हो गया है, बड़ों में भी आम हो गया है, दिखाई कम देना। किस उम्र में आदमी को कम दिखाई दे तो खतरनाक होता है, या किस उम्र में एक उम्र होती है कि उस उतनी होने के बाद, एबव 50 होने के बाद आदमी को, या 40 के बाद आदमी को कम दिखाई देता है तो चलता है। पर आजकल जो शिकायत आ रही है छोटे-छोटे बच्चों में, पैदा होते ही बच्चों में उनकी आई साइट जो है कमज़ोर हो रही है, इसका क्या कारण है? अ, हमारी ब्रांच तो नहीं है क्योंकि मैं ईयर, नोज़ एंड थ्रोट का रहता हूँ। आँख हमारी पर ये बच्चे को जन्मते वक़्त या कुछ पहले कुछ डैमेज हुआ है, कोई वैक्सीन नहीं लिया है, तो उनकी आँखों में बर्थ से कुछ रेटिना का प्रॉब्लम आ सकता है या उनको कुछ सफ़ेद पर्दे के ऊपर आ जाता है जिसे ऑपरेट करके ठीक किया जा सकता है। जैसे-जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है सबसे ज़्यादा नेग्लिजेंस होता है डायबिटिक पेशेंट को। डायबिटिक के पेशेंट को आप 40 के 50 के बाद में जब डायबिटीज़ होता है, तब आपकी रेटिना है उसमें डैमेज होता है कॉल्ड रेटिनोपैथी। अगर उसको अर्ली, इसीलिए मैं हर एक डायबिटिक पेशेंट को बोलता हूँ कि हर साल में आपका रेटिना चेक करना चाहिए क्योंकि अगर थोड़ा चेंजेस अभी हुआ है, तो लेज़र के ट्रीटमेंट से उनका प्रोग्रेस अटक जा रहा है और वो क्योर हो सकते हैं। तो ये ज़रूरी है और जैसे ही नंबर चढ़े, जैसे ही ये स्पेशल सेंस है, सुनने का, स्मेल का, टेस्ट का, टच का, वैसे आँख का भी स्पेशल सेंस है।
तो उसकी जितनी काळजी किया जाए उतना अच्छा है। अगर बच्चे को पूरा नहीं दिखता है तो उसके चश्मा लगा के 22 साल के बाद में कॉस्मेटिक सर्जरी हो सकती है, और आज के ज़माने में तो सर्जरी करके नंबर भी निकाला जा सकता है। तो काफ़ी एडवांस हुआ है। और एडल्ट को भी जब कैटरेक्ट होता है तो आज के ज़माने में तो लेंस डाल देते हैं, तो जैसे कि नॉर्मल दिखता है वैसे दिखाई दे सकता है, क्योंकि काफ़ी फ्लेक्सिबल और काफ़ी ऊपर क्लास के अच्छे लेंस मिल रहे हैं, जिससे नॉर्मल विज़न हो सकता है। सर, एक जो मुख्य समस्या है आज के समाज में हुई है, एक मोबाइल मोबाइल से बच्चों का आँख का बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ है। यहाँ इस बात को मास्टर से लेकर के टीचर और पेरेंट्स सारे लोग इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा मोबाइल देखता है, इसकी वजह से उसको इस तरह की प्रॉब्लम हुई है। तो आप ऐसे में माँ-बाप को क्या सजेशन देना चाहेंगे? पहला तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप देखें तो स्टीव जॉब्स जिसने एप्पल का आईफ़ोन बनाया, उनके बच्चे 13 या 16 साल के हुए थे, तो अभी उनका इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनके पास एक भी मोबाइल नहीं था। यह मोबाइल से आपके बच्चे को जानने को मिलता है, पर उसका नेचर बन जाता है रिसेप्टिव, मतलब कि जो भी उनके वहाँ पे से मोबाइल में दिखा जाता है वो उनके दिमाग में बैठ जाता है, पर उसका आर्ग्यूमेंट करके उसका रीजनिंग पावर चला जाता है और वो बच्चा ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। सो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे से ज़्यादा मोबाइल किसी को भी देखना नहीं चाहिए, 1। नंबर 2, मोबाइल के साथ में आजकल सब लोग ज़्यादा म्यूज़िक को सुन रहे हैं, जो हमारी ब्रांच में है, जिसके वजह से कान में हाई फ्रीक्वेंसी में लॉस होता है। ये मैं अपना अभी डब्ल्यूएचओ की जो टीम है, मेकिंग लिसनिंग सेफ, उसका मेंबर हूँ। तो उसमें हमने ये कोशिश कर रहे हैं कि ये यंगस्टर्स भी जो है वो ज़्यादा डिस्को पार्टी में जाते हैं और मोर देन 100, 110, 120 डेसिबल साउंड्स पे कंटिन्यूस एक्सपोजर होते हैं, उनका जो हियरिंग लॉस होता है वो परमानेंट हो जाता है। और देन वो बच्चे को या एडल्ट को जल्दी का जल्दी हियरिंग एड पहनना पड़ता है, क्योंकि जो भी डैमेज होता है वो इरिवर्सिबल है। तो इसके लिए खाली एप्पल का आईफोन में ही वैसे सिस्टम है कि उसका आउटपुट फिक्स है। 70 टू 90 डेसिबल से ऊपर का साउंड कभी भी सुनना नहीं चाहिए, ये एक मैसेज है। बच्चे को ज़्यादा मोबाइल नहीं देखना चाहिए, वो भी एक मैसेज है, क्योंकि उनको इन्वॉल्व करो, जैसे कि स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करो, डांसिंग में इन्वॉल्व करो, म्यूज़िक में इन्वॉल्व करो, तो उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, तो उसका क्रिएटिविटी माइंड आती है। वो ज़रूरी है आज के ज़माने में, क्योंकि अगर उसको आगे बढ़ना है तो खाली नॉलेज ही ज़रूर नहीं है, पर उसको दूसरी सब स्किल जो है वो साथ में जानना ज़रूरी है। बहुत से माता-पिता की ये शिकायत है कि उनका बच्चा जब तक मोबाइल नहीं देखता है, तब तक खाना नहीं खा रहा है, आजकल ये सिचुएशन हो गई है। ऐसे में माँ-बाप को क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलें? तो यही बताऊंगा कि ये गलती माँ बाप की है, क्योंकि पहले से माँ बाप खुद बिजी है। आधे आधे तो आज के यंगस्टर्स को जो पेरेंट्स है उसकी मदर काम पे जाती है, तो उसके पास टाइम नहीं है बच्चों के पास ध्यान रखने का। इसके लिए वो या कुछ मीटिंग में बिजी है या कुछ फ्रेंड लोगों के साथ बिजी है, इसके लिए मोबाइल बच्चे के साथ में थपा देते हैं। बच्चा उसको एंजॉय करता है, उनको लगता है एंजॉय करता है, उसके साथ में खाना खा लेता है तो अपना काम हो गया। पर जो प्रेम, जैसे जसोदा मैया अपने कान्हा को खिलाती थी और उसका जो प्रेम दिखता था, वो प्रेम धीरे धीरे घट रहा है। और अगर आपके बच्चे को वो प्रेम नहीं देंगे तो बच्चा आपसे दूर दूर होते जाएगा और वो मैकेनिकल और रोबोट बन जाएगा। जब आपको प्रेम नहीं करेगा तब आपको बाद की ज़िंदगी में एक पछतावा होगा कि मैंने ये पहले क्यों नहीं किया, अब मेरा बच्चा मेरे साथ में नहीं है। पर्टिकुलरली जो उम्र हो जाती है उसके बाद में सुनाई कमती होता है। तो सब लोग को जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो एक ही चीज़ कहना रहता है, अभी तो उम्र हो गई, सुन के क्या करेंगे, आज के ज़माने में तो सुनना अच्छा नहीं है। बीवी बच्चे का या उनकी बहू और उनका सुन के गाली सुनने के बेहतर है कि नहीं सुनना है। और ये करके उनको अगर प्रॉब्लम भी हो रही है कि टीवी का वॉल्यूम लाउड कर रहे हैं, आजू-बाजू में ग्रुप में बैठे तो आधी भाषा समझ में नहीं आ रही है, तो भी लोग उनके ऊपर हँसते हैं तो भी वो खुद हँस लेते हैं। सोशल गैदरिंग में जाना होता है तो उनको समाज सुनने को नहीं आता है तो बोलता है नहीं जाना है, मैरिज में नहीं जाना है। ये होने से क्या होता है कि आदमी आइसोलेट हो जाता है। फिर धीरे-धीरे उसको डिप्रेशन आता है और वो इरिटेबल हो जाता है और सोसाइटी से कट ऑफ हो जाता है। इनकी वजह से क्या होता है कि ये जो नहीं पहनते हैं मशीन और ये सब, इससे वजह से उनको डिमेंशिया जो उम्र के हिसाब से जो होता है और अल्जाइमर डिजीज़,
इसकी स्पीड बढ़ रही है। हमने ये रिसर्च करके बताया है कि जो नहीं पहनते मशीन उनको ये स्पीड ऑफ डिमेंशिया और अल्जाइमर हो गया तो ज़िंदगी एकदम इतनी बदतर हो जाती है कि तकलीफ़ हो जाती है। और आज के ज़माने में तो ऐसे सुंदर डिजिटल मशीन आ रहे हैं जिसमें कुछ भी एडजस्ट नहीं करना पड़ता है, मशीन अपने आप एडजस्ट कर लेता है, आपको क्लियर सुनाई भी देता है, नॉर्मल सुनाई देता है जैसे कि नेचुरल सुनाई देता है और एम्पलीफाइड साउंड भी नहीं लगता है। तो ये करने कर अगर इतना क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी अब मशीन में भी आ गई है, तो इतना सब एडवांस साइंस अब हो गया है, तो क्यों नहीं पहनना है? खाली लोगों को सोशल स्टिग्मा लगता है कि मशीन पहनेंगे, बोलेंगे अरे ये मशीन पहनता है। पहले के ज़माने जैसे चश्मा पहनते थे तो चश्मिश करके बोल रहे थे। अभी सब लोग चश्मा नहीं होते पर भी चश्मा पहनते हैं कि फैशन हो गया। वैसे भी आप देखो तो कोई भी मोबाइल फ़ोन के साथ में सब आईपॉड लगा के घूम रहे हैं, बड़ा-बड़ा मशीन लगा के घूम रहे हैं और ये मशीन तो जो है वो जो दिखने नहीं वैसा रहता है। उससे आपको जो फ़ायदा होगा, कम्युनिकेशन में फ़ायदा होगा, लोगों से बातचीत करने में मज़ा आएगी, आपके फ्रेंड लोग के साथ में मिल सकोगे, फैमिली के साथ में बैठ के कर सकोगे और जो सोशल गैदरिंग में जाते हो, जो रुक गए हो, वो भी अच्छा हो जाएगा। म्यूज़िक जो आपको जो इतना अच्छा लगता है वो पसंद के आराम से देख सकेंगे। टीवी देखने में आपको शौक है तो टीवी देख सकेंगे और अच्छी तरह से देख सकेंगे। तो एक मेरा मैसेज है कि जिनको भी थोड़ा बहुत भी लगे या न लगे आफ्टर 50-60 उनका हियरिंग टेस्टिंग करना चाहिए और ज़रूरत होए या ना होए आपको लगे ज़रूरत नहीं है। अगर घर वाले बोलते हैं कि आप क्यों कम सुनते हैं, टीवी लाउड सुनते हैं, सबको डिस्टर्बेंस होता है तो इमीडिएटली मशीन लगा दीजिए। आपकी ज़िंदगी 10 साल अच्छी और यंग हो जाएगी। ये डॉक्टर जयंत गांधी जी जिन्होंने एक एक पहलू पर छोटे से लेके बड़े हर आदमी की समस्या को इन्होंने बड़े अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है और आपके सामने उस समस्या को किस तरह से हल किया जाए उसका निदान भी आपको इन्होंने बताया है। तो इस तरह से आप भी अगर महसूस करते हैं कि आपको किसी तरह की समस्या हो रही है तो तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, ना कि उसमें देर किसी प्रकार की करनी चाहिए। इससे आपका सामाजिक जीवन क्षीण होता है और अगर आपने सही समय पर सही कदम उठाया तो आप इन मशीनों के ज़रिए आप अपनी एक आम ज़िंदगी, एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। मेरा ये वीडियो डॉक्टर साहब से मुलाकात का अगर आपको अच्छा लगा तो आप औरों तक इसे पहुंचाइए, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरे नीचे दिए हुए नंबरों पर मुझसे संपर्क करिए अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं। एटी न्यूज़ में आपका स्वागत है और आपकी हर वो समस्या जो समाज को उसके सही ठिकाने तक पहुंचनी चाहिए वो हम पहुंचाने की भरसक कोशिश करते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ किसी और एक सामाजिक हस्ती को लेकर के जिन्होंने अपने जीवन में कुछ नया और अनूठा किया है उनके साथ हम एक बार फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।